Hello students, welcome in your own platform, the Great Genius classes. So today we are going to discuss about accounting terminology. Second chapter, basic accounting terms is called the accounting terminology. Okay, in the last class what we have discussed, we had discussed about assets and their type. There are two type of asset, current assets and non-current assets. Current assets means short-term assets. Short-term assets means so those assets which we purchased for रीसेल पर्पस, जिनको हम किस लिए बाय करते हैं, फॉर रीसेल पर्पस बाय करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स. और नॉन करंट एसेट्स जिनको हम बाय करते हैं, वी परचेज दोज एसेट्स फॉर प्रोडक्शन पर्पस, हम उनको प्रोडक्शन पर्पस के लिए बाय करते हैं. एंड थर्ड वन, नॉट मींट फॉर रीसेल पर्पस, उनको सेल करने के लिए परचेज नहीं करते, लाइक अ मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर. ओके, so now today we will discuss about non-current asset. Non-current assets, there are two type of non-current assets. First one is a tangible, second one is a intangible. What do you mean by tangible? Tangible means which we can see and touch, which we can see and touch. Sir, what is it? It's a tangible. Panel is, smart board is a tangible or intangible? Sir, tangible. Why बेटा? Because we can see this smart board. हम इस smart board को टच कर सकते हैं, हम फर्नीचर को टच कर सकते हैं. We can touch our machinery, we can touch our motor car. So tangible assets means which we can see and touch, tangible assets. And second one is a intangible asset. Second one is a intangible asset. Intangible asset means those which we can't see and touch, which we can't see and touch, those assets which we can't see and touch, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही छू सकते हैं. सर ये तो पहली बार सुना है. कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसी भी धन दौलत होती है जिसको ना तो छू सकते हैं ना ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. बेटा बिल्कुल जरूर होती है बेटा, आज आपको नई चीजों के बारे में बताएंगे. सो नेक्स्ट वन इज tangible. We have some example of tangible assets. Tangible assets, tangible land we can see and touch. Okay, building we can see and touch, plant, machinery, computer, motor car. ठीक है, ये हैं हमारी tangible assets. Now intangible assets. Intangible assets means goodwill. सर ये क्या होता है? Goodwill means a good name. Good name क्या होता है बेटा? We have a great genius classes, और ग्रेट जीनियस क्लासेस में बच्चे इतने भरपूर मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, तो हमारा नाम बहुत बन चुका है मार्केट में. ग्रेट जीनियस एक नई, एक होप के रूप में आया है, एक आशा के रूप में उभरा है बच्चों के लिए, जिसमें बिल्कुल सरल, सिंपल, स्पष्ट भाषा में, लैंग्वेज में इतना अच्छे तरीके से टीचरों द्वारा हर एक सब्जेक्ट का समाधान, सॉल्यूशन किया जाता है. किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम बची नहीं है ग्रेट जीनियस ऐप क्लासेस के आने के बाद. तो हमारा एक नेम बन चुका है, उस नेम को बोलते हैं बेटा गुडविल. उस नेम को क्या बोलते हैं? गुडविल. ओके, जैसे आपके राजन सर हैं, आपके राजन सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, मैं नहीं कह रहा, बच्चे कुछ बता रहे थे, तो ये क्या है? ये राजन सर की गुडविल है, उनका नाम है. तो किसी का नाम, किसी की गुडविल को टच नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते किसी के नाम को, किसी के, वो एक उसकी रैपो है, उसकी फेमस है वो बंदा, तो उसकी गुडविल है. पेटेंट, पेटेंट भी ऐसा ही होता है बेटा. समथिंग पेटेंट क्या होता है? आपने एक डिजाइन बनाया, आपने उसको पेटेंट करवा दिया. आपने कार का डिजाइन बनाया, उसको पेटेंट करवा दिया. वैसी कार और कोई बना नहीं सकता. जैसे कि बेटा क्या हुआ था अभी, होंडा सिटी और वरना, होंडा सिटी ने सेम वरना वाला डिजाइन कॉपी कर लिया था, तो वो सेम लगभग एक जैसा लगता था, तो उसने उन पे केस कर दिया. इस प्रकार से वो पेटेंट करवा लेते हैं ताकि कोई मेरे डिजाइन को कोई कॉपी ना कर सके. तो इसका भी एक एक्ट है, पेटेंट एक्ट है बेटा. आप बिजनेस स्टडी में +1 में पढ़ेंगे आप. ओके, कॉपीराइट,
कॉपीराइट बेटा किसके लिए होता है? जैसे कोई मैंने एक म्यूजिक कंपोजिशन बनाया बेटा, मैंने म्यूजिक कंपोजिशन बनाया और उस कंपोजिशन को मैंने क्या, जैसे यूट्यूब आप देखते हो बेटा, यूट्यूब पे आप क्या करते हो, नीचे लिखा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है कि वो सॉन्ग, वो वीडियो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो मेरा राइट है, मेरे राइट को मैं कोई ना तो कोई छू सकता है ना ही कोई टच कर सकता है, क्योंकि राइट एक क्या है, राइट एक कोई चीज नहीं है, राइट एक कोई गुड्स नहीं है, राइट एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये उसमें रहता है बेटा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा ये ट्रेडमार्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। हमारा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी ऐसा ही हमारा एक एसेट है, ट्रेडमार्क। देन लास्ट वन इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वी कांट सी एंड टच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक अ टैली इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सो कैन वी टच एंड सी? नो सर, काउंटिंग इज टैली इज अ सॉफ्टवेयर, तो उसको टच नहीं कर सकते बेटा, वो हार्डवेयर नहीं है, इट्स नॉट अ हार्डवेयर। लाइक आवर कैमरा इज अ हार्डवेयर, वी कैन सी एंड टच, सो विच टाइप ऑफ एसेट इट इज? Tangible or intangible? Tangible. Okay, so AC, which type of asset it is? Tangible or intangible? Intangible. No beta, tangible. It's a tangible because why? Because we can see and touch. हम उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. Okay, God is a tangible or intangible? So intangible. Why? Because we can't see and touch. हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, but we feel it. हम फील कर सकते हैं, हम फील करते हैं। वी फील द पावर ऑफ अ गॉड, वी कैन फील द पावर ऑफ अ गॉड, है ना, हम भगवान की पावर को हम फील कर सकते हैं। ओके, लास्ट वन टाइप ऑफ एसेट, थर्ड वन एसेट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स और वी कैन से नॉमिनल एसेट। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र, नॉमिनल मीन्स नाम मात्र, जिसकी जो प्रॉपर्टी नाम मात्र की है उसको प्रॉपर्टी बोल तो देते हैं बट एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है नहीं है। ओके, सो मीनिंग ऑफ अ नॉमिनल एसेट्स इज विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिसको कैश में चेंज नहीं किया जा सकता। बेटा मेरे पास मेरा फोन है, मेरा मोबाइल फोन है, क्या मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊं तो कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हो। मेरे पास कार है, क्या मैं कार को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। सॉरी, तो ऐसी एसेट जिसको कैश में रियलाइज्ड नहीं किया जा सकता, जिसको कैश में रियलाइज्ड नहीं किया जा सकता बेटा, वो क्या होती है? हमारी फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स होती है। और इसकी एक फीचर और है, नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। नो फर्दर बेनिफिट, देखिए बेटा मेरे पास एक कार है, छोटी सी कार है, देखिए ये कार है मेरे पास। अब इस कार का बेनिफिट है बेटा फ्यूचर में? बिल्कुल है सर, इसका फ्यूचर में बेनिफिट है। मेरे को विंटर में कहीं मैरिज पे जाना होता है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ बेटा। मेरे को गर्मी में कहीं जाना होता है, मैं इसका एसी ऑन करता हूँ और बड़ा इजीली, बड़ा कन्वीनियंट वे से बेटा मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो इसका एक क्या है? फर्दर बेनिफिट है। इसका क्या है? फर्दर बेनिफिट है। ओके, तो ऐसी एसेट भी होती हैं जिनका कोई बेनिफिट ही नहीं होता, जिनका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है। सर फिर उन्हें एसेट क्यों बोलते हैं? बेटा एसेट उन्हें बोलना तो नहीं चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं, उन्हें एसेट बोलना तो नहीं चाहिए, बट अकाउंटिंग के कुछ रूल ऐसे हैं बेटा, डेबिट और क्रेडिट के, जिनकी वजह से उनको बेटा एसेट में हम रखते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिनको कैश में रियलाइज नहीं किया जा सकता, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड, उनसे कोई फर्दर बेनिफिट भी नहीं निकल सकता। ओके, तो वो होती हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ओके, सो करंट एसेट्स के कुछ अल्टरनेटिव नेम हैं हमारे पास। सो फ्लोटिंग एसेट इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ अ करंट एसेट, एंड सर्कुलेटिंग एसेट व्हाई इज कॉल्ड अ सर्कुलेट होना। तो करंट एसेट्स ऐसी होती हैं बेटा जो सर्कुलेट होती रहती हैं। सर कैसे? कुछ एग्जांपल दीजिए बेटा। मेरे पास कैश है, मैंने गुड्स बाय किया, मेरा कैश उनके पास चला गया, ऐसे ही कैश मेरे पास दोबारा आ जाएगा। कैश क्या होता है? सर्कुलेट होता रहता है। मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास गुड्स हैं, मेरा अगर बिजनेस है मेरे पास गुड्स हैं,
मैं माल बेच रहा हूँ, मेरे पास शॉप है, मेरी दुकान है, उसमें माल पड़ा है, मैं माल बेचूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो वो सर्कुलेट होती रहती हैं चीज़ें, बार बार आती रहती हैं, बार बार जाती रहती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में बेटा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, उसके बाद आता है बेटा बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देयर आर 2 टाइप, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको बड़ा एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, पढ़ने से कम आएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मैं यहां पर वर्क कर रहा हूं, मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ जॉब इन द स्कूल, सो व्हाट आई गेट, आई एम गेटिंग अ सैलरी, आई एम गेटिंग अ मनी। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। अच्छा, अब मुझे पैसा मिल गया तो सर ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है, बताइए बेटा आप, रिसिप्ट है या पेमेंट है? सर रिसिप्ट है, ये एक रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट में भी 2 बातें आ गई बेटा, सर इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने कहा बेटा रुको, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे बेटा, कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। कब, क्यों बताओगे? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा बेटा बड़े आसानी से। कैसे? अब मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूं, मुझे वहां से सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिलने के बाद जैसे ही मंथ की 10 ऑफ डे आती है, 10th डे आती है, 10th डेट आता है, तो मुझे सैलरी मिल जाता है, मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाता है। तो क्या मुझे वो पैसा उनको वापसी देना है? बताइए यस और नो। सर नो। क्यों वापसी नहीं देना? मैं अपने काम के पैसे ले रहा हूं सर, मुझे वापसी क्यों दूंगा? मैं अपना काम करता हूं, वहां से पैसे लेता हूं, मुझे पैसे वापसी नहीं करने हैं किसी के, मुझे अपने काम के पैसे मिले हैं। ओके, एक तो ये चीज है। इससे मेरी लायबिलिटी बनी? कहते सर नहीं बनी, इससे आपकी लायबिलिटी नहीं बनी। लायबिलिटी बेटा भूल तो नहीं गए हो? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी के पैसे देने हैं, हमने किसी के पैसे देने हैं, वी हैव टू पे अमाउंट टू देम, आउटसाइडर्स, हमने आउटसाइडर्स को पैसा देना है, तो क्या वो पैसा हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होता है। अब मैंने, अगर मेरी सैलरी मिली है, मुझे सैलरी हमारे प्रिंसिपल सर को वापसी नहीं देनी है, तो क्या ये लायबिलिटी है? कहते नहीं सर ये लायबिलिटी नहीं है। ये एक केस है बेटा। दूसरे केस की बात करते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपीस का, मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपीस का, एक कंपनी खोली, और अब ये 50 लाख रुपए मुझे वापसी देने हैं? बिल्कुल सर देने हैं, देने बनते भी हैं, देने चाहिए आपको, है ना सर? क्यों देने चाहिए बेटा? देखो मोरालिटी है, मोरालिटी है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसको पैसा वापसी देना चाहिए। ओके, तो आपकी लायबिलिटी बनी? कहते सर बनी। तो जिस चीज से आपकी लायबिलिटी बनेगी उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, जिस चीज से लायबिलिटी नहीं बनेगी उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। हो गया क्लियर? जिस चीज से लायबिलिटी बनेगी। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मींस इंक्रीज इन अ लायबिलिटी विच विल इंक्रीज इन आर लायबिलिटी। सो ऐसी रिसिप्ट जो हमारी लायबिलिटी को क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिसिप्ट। ये कहां दिखाई जाती है बेटा? ये कहां? ऑफ कोर्स बेटा, अगर इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहां शो करेंगे इसको? लायबिलिटी में शो करेंगे। और लायबिलिटी किसका पार्ट होती है बेटा? बैलेंस शीट का। लायबिलिटी किसका पार्ट होती है? बैलेंस शीट का। ओके, सो अब मीनिंग पढ़ते हैं बेटा। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिससे 2 चीजें हो जाएं। एक तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है? किसी से उधार पैसे लेना कैपिटल रिसिप्ट है, बैंक से लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर दूसरी चीज हो रहा है बेटा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपकी एसेट कम हो जाती है, मेरे पास फोन है, मैंने फोन बेच दिया, पैसा आ गया, ये कौन सी रिसिप्ट है? सर कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने कहा सर इससे लायबिलिटी तो नहीं बनी, बट बेटा आपकी एसेट्स तो गई ना, आपकी प्रॉपर्टी तो गई ना, आपका मोबाइल फोन तो गया ना। तो कहते हैं या तो आपकी कोई चीज चली जाती है उससे पैसा आ रहा है, या फिर आप किसी से उधार ले रहे हो उससे पैसा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट मींस दैट टाइप ऑफ रिसिप्ट विच विल इंक्रीज आवर लायबिलिटी, which will increase our liability, which will increase our liability, okay, and which will increase our liability and reduction in our sale of asset, reduction in our sale of asset, sorry beta, reduction in our sale of asset. Some example, we have some example. Sale of fixed asset, one is sale of fixed asset. अगर सेल करते हैं
तो इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे रिडक्शन हो रहा है, इससे रिड्यूस हो रही है क्या, एसेट, इससे रिड्यूस हो रही है क्या बेटा, एसेट। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर बिजनेस में ओनर ने कैपिटल लगाई है, कैपिटल कौन लगाता है, ओनर, कैपिटल कौन लगाता है, ओनर। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल। अब देखिए बेटा, बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया, बिजनेस कह रहा है सर आपने मुझ में पैसा लगाया, मैं आपको वापसी दूंगा, बिजनेस बोल रहा है मैं आपको वापसी दूंगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी। सर जैसे ही लायबिलिटी वर्ड मेरे कान में आया, मैंने बोला कौन सी रिसिप्ट है ये, कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड आता है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट नॉट इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी, ऐसी रिसिप्ट जिसका लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपकी एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैसे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट मतलब मैंने किसी को पेमेंट दे रखी है लोन पे, मैंने लोन पे दे रखी है पेमेंट, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या वो मुझे पेमेंट, इंटरेस्ट, मेरे पैसे का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो मुझे इंटरेस्ट जो आ रहा है पैसा किसी को वापसी देना है, नहीं देना सर, वो आपका पैसा है, आपको किसी को वापसी नहीं देना। तो मेरी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। मेरे को सैलरी मिल रही है, क्या मेरे को पैसा वापसी देना है, नहीं सर वो आपका है। मैंने गुड्स बेची, मेरी दुकान है, आप मेरी दुकान पे आए, मेरी मोबाइल शॉप है, आप आए, मैंने आपको मोबाइल सेल किया, और मोबाइल सेल करने के बाद जो पैसे मुझे मिले मैंने आपको वापसी देने हैं। कहते नहीं सर मोबाइल लेके तो जा रहा हूं, मोबाइल जब लेके जा रहा हूं तो पैसे वापसी क्यों देने हैं मुझे, तो वो मेरी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, सो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो सेल ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, वहां से जो पैसा आता है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। इंटरेस्ट से पैसा आता है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। डिविडेंड से पैसा आता है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। ओके, सो और रेवेन्यू रिसिप्ट को रिकॉर्ड कहां पर करते हैं बेटा, ये रिसिप्ट है तो रिसिप्ट है तो सारी रिसिप्ट कहां आएंगी, क्रेडिट साइड में, सारी रिसिप्ट कहां आएंगी, क्रेडिट साइड में। वी डू नॉट क्रेडिट बाय सी आर डॉट, सी आर डॉट, सी आर डॉट मीन्स क्रेडिट साइड, क्रेडिट, और डी आर डॉट मीन्स डेबिट। ओके, सो ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड में आता है बेटा। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मीन्स एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, एनी डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है, जाना, डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है, जाना, कुछ क्या जाना, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, अगर आपका कैश चला जाए, आपकी प्रॉपर्टी चली जाए, या फिर आप क्या करो, किसी की लायबिलिटी ले लो। पहली चीज देखिए बेटा, मैं 3 एग्जांपल लूंगा बेटा। मुझे एक घर खरीदना है, बड़ा बढ़िया घर है बेटा, बड़ा शानदार घर है, ये मुझे घर खरीदना है, मेरा ड्रीम हाउस, बड़ा अच्छा सा घर है। ये तो हम थोड़ा सा और बढ़िया बना लेते हैं बेटा, है ना, बड़ा घर बनाते हैं अच्छे वाला। तो ये हमारा बहुत बड़ा घर है बेटा, ये मैंने घर खरीदना है बेटा। इस घर की कॉस्ट है बेटा 50 लाख रुपीज। देखना बेटा, इस घर की कॉस्ट कितनी है, 50 लाख रुपीज। अब इस घर को खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर आपको कैश देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना बेटा, सर 50 लाख। 3 आदमी है बेटा, पहले आदमी ने 50 लाख रुपीस दिए और घर ले लिया, आपका क्या गया, कैश। फिर दूसरा आदमी आया बेटा, दूसरे आदमी ने बोला बेटा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे भी ये घर चाहिए। उसने कहा जो घर ले लें, कहता मेरे पास कैश नहीं है। मैंने कहा फिर घर कैसे लेगा तू, कहता सर मेरे पास एक ज़मीन पड़ी है, मेरे गांव में मेरी 2 एकड़ ज़मीन पड़ी है, तो मैंने क्या किया, कहता जी 2 एकड़ ज़मीन ले लो। उसने क्या कर दिया, उसने ट्रांसफ़र कर दी अपनी प्रॉपर्टी, उसने ट्रांसफ़र कर दी अपनी प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र कर दी बेटा। देखिए बेटा,
उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, 2 एकड़ जमीन दे दी और उसके बदले में क्या ले लिया, एक घर ले लिया बेटा। ये दूसरा आदमी था। तीसरे आदमी ने भी ऐसा ही बोला, ऐसे 3 घर थे बेटा। तीसरे आदमी ने बोला कि मुझे भी घर लेना है। वो कहते सर क्या करें, कहता 50 लाख रुपए का है। अब जो आदमी घर बेच रहा है, बी कौन है, इस घर का मालिक है जो इस घर को बेच रहा है, ए जो इस घर को खरीदना चाहता है। ए ने बी को बोला बता तेरे घर का प्राइस क्या है। ए ने कहा, बी ने कहा सर, ए को बोला बी ने 50 लाख रुपए मेरे घर का रेट है सर, आपको खरीदना है तो ले लीजिए। ए कहता है मुझे लेना है। बी कहता है सर ऐसा कीजिए, आपने मुझे पैसे देने हैं ना, तो मैंने पैसे देने हैं सी को। बी कह रहा है मैंने पैसे देने हैं सी को, तू ऐसे कर, मेरी लायबिलिटी जो है ना वो पेमेंट कर दे, मेरी लायबिलिटी जो है ना वो पेमेंट कर दे। तो वो क्या करता है बेटा, वो सी को पेमेंट करने के लिए बोलता है। बी के लिए लायबिलिटी क्या है, सी की। बी के लिए सी को जो पेमेंट देनी है वो उसके लिए लायबिलिटी है। बी बोल रहा है ए को, कहते हैं मैं तेरे को घर दे दूंगा, मैंने पैसे देने हैं सी को, तू मेरे पैसे सी को दे दे। ओके, तो इसमें यहां पर 3 चीजें हुई बेटा। यहां पर एक तो एक बंदे ने कैश दिया, कहता है कुछ खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए। तो एसेट खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विस लेने के लिए अगर आपका कैश जा रहा है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी जा रही है, या फिर आप किसी की लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो ये जब करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। हो गया सर। तो इसका इंग्लिश में हम डेफिनेशन कैसे बोलेंगे सर, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कहते जाएगा, क्या जाएगा, कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनक्रिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग सम एसेट, गुड्स एंड सर्विसेज। एसेट लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए अगर आप कैश दे रहे हो, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो, लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, बड़ी मेहनत से आपको इस प्रकार की बेटा डेफिनेशन बड़े एग्जाम्पल से बड़ा तरीके से समझाई जाती हैं। आशा करते हैं बेटा आपको द ग्रेट जीनियस ऐप पे, क्लासेस पे आपको अच्छा आपका अनुभव हो रहा है और आगे रहेगा भी बेटा। हमारी तरफ से जितना अच्छा हमसे हो पाया उतने एफर्ट हमारी तरफ से आपके लिए रहेंगे बेटा, ताकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं बेटा, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने मासूम मासूम बच्चे हैं बेटा, इन बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना और इनकी ज़िंदगी, इनके भविष्य को बनाने में थोड़ी सी मदद करना, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से भी हो जाए बच्चों के भविष्य बनाने में, उनको फ्यूचर में। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, क्या करने में बेटा, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, दूसरा और ऐसा खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग यूज के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग यूज के लिए। जैसे कि बेटा मैंने कार बाय करी, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है सर, एक्वायरिंग फिक्स एसेट। आप एसेट एक्वायर कर रहे हो, आप एसेट ले रहे हो, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने एसी बाय किया, एसी आज के लिए या 10 साल के लिए सर, 5-10 साल के लंबे समय के लिए, तो क्या हुआ, कौन सी एसेट, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने ये स्मार्ट बोर्ड बाय किया, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई, बिकॉज वी विल यूज दिस स्मार्ट बोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इसको यूज क्या करेंगे, लंबे समय तक यूज करेंगे, है ना। तो ये विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा खर्चा, देखो बेटा मैंने एक कार बाय करी, या हमने एक बाइक बाय किया बेटा, हमने एक बाइक बाय किया। अगर इस बाइक का यहां पर इंजन है हमारा, हमने एक बाइक बाय किया, इस बाइक को परचेज करना कौन सा एक्सपेंडिचर है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बाइक का मैंने इंजन चेंज करवा दिया, कौन सा एक्सपेंडिचर है सर? कैपिटल। क्यों बेटा? क्योंकि कोई मेजर एक्सपेंडिचर जब करते हैं जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, वो भी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, इस बाइक की अगर सर्विस करवाते हैं तो कौन सा एक्सपेंडिचर है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि सर्विस क्या होगी? बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। जिस खर्चे का फायदा सिर्फ 1 साल तक ले सकते हैं। आपने सर्विस करवाई बेटा, सर्विस का बेनिफिट कितने टाइम के लिए ले सकते हो? सर्विस का बेनिफिट मात्र आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए ले सकते हो। तो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप छोटे समय के लिए ले सकते हो उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक लोगे उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक थिएटर है बेटा, एक सिनेमा है, पीवीआर। पीवीआर एक कंपनी है बेटा। पीवीआर के दिल्ली गुड़गांव में बेटा बड़े बड़े मॉल्स में पीवीआर के थिएटर देखने को मिल जाते हैं, पीवीआर सिनेमा देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक उनका ओडी है, ओडी मीन्स उनका जो जहाँ पर मूवी दिखाई जाती है वहाँ पर उन्हें 10 सीट और लगवा दी। 10 सीट लगवाने से उनकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई बेटा। 10 सीट लगवाने से उनकी एसेट बन गई। तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो सीट लंबे समय तक लगी रहेंगी बेटा। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल बेटा, सैलरी। आप मुझे इस महीने की सैलरी देंगे, मैं इस महीने काम करूंगा। आप मुझे नेक्स्ट मंथ की सैलरी देंगे, मैं नेक्स्ट मंथ काम करूंगा। तो जितने टाइम की सैलरी मिलेगी उतने टाइम हम काम करेंगे। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट, रेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्या रेंट एक बार दे दिया और जिंदगी भर वो मशीन यूज करो? ऐसा नहीं होता सर, जिंदगी भर वो घर यूज करो, हर महीने रेंट देना पड़ता है बेटा। तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लॉस ऑफ, सॉरी यहां पर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको नोट कर लीजिए बेटा। इट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? जो माल हम बेचते हैं उस माल को बनाने में कितना रुपया लगा है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे 2 एक्सपेंडिचर है बेटा। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखिए बेटा क्या है। डिफरेंस पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं? हम एक्वायर करते हैं एसेट को, हम एसेट को लेते हैं बेटा, हम एसेट को लेते हैं, हम एक्वायर करते हैं एसेट को। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है डे टू डे रनिंग एक्सपेंस होते हैं। डे टू डे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं यहाँ पर वो किए जाते हैं। इससे हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अर्निंग कैपेसिटी जैसे मैंने थिएटर का एग्जांपल दिया, पीवीआर वालों ने 10-20 सीट और नहीं लगवा दी बेटा। जब 10-20 सीट और नहीं लगी तो उससे 10-20 टिकटें और सेल होने लगी। जब टिकटें सेल हुई तो हमें क्या आया? हमें पैसा आया, हमें अर्निंग हुई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। आपने एक मशीन परचेज करी जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये सिर्फ मेंटेन करता है। अब जैसे बड़ा आपके पास एक मशीन है, उस मशीन की सर्विस करवानी बहुत जरूरी है। जब सर्विस नहीं कराएंगे तो मशीन अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी। तो अगर उसकी मेंटेनेंस करवाते हो, हमारी अर्निंग कैपेसिटी तभी बनी रहेगी ना जब मेंटेनेंस टाइम से होती रहेगी। तो मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इट्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक लेंगे वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहां पर 1 साल रहेगा, सिर्फ बेनिफिट लोगे सिर्फ 1 साल तक आप। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखाए जाते हैं बेटा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां दिखाए जाते हैं बेटा? एसेट में। बैलेंस शीट में कहां आते हैं? एसेट में। और ये आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चे होते हैं बेटा। क्लियर बेटा? ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है रेवेन्यू, एक सेकेंड, सॉरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? ये नेचर में तो रेवेन्यू होता है। नेचर में क्या होता है? रेवेन्यू। नेचर में तो रेवेन्यू है बट बेनिफिट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। बट इसका बेनिफिट, क्योंकि रेवेन्यू नेचर तो हमने अभी पढ़ा, लास्ट अभी स्लाइड में पढ़ा हमने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक ले सकते हैं बेटा। बट इसका बेनिफिट तो नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है कि कई सालों तक बेनिफिट ले सकते हैं। और इसका बेनिफिट एक नॉर्मल एक एवरेज लगाया गया है 3 to 7 ईयर। ऐसा खर्चा जो नेचर में तो रेवेन्यू है बट उसका फायदा अगर आप लंबे समय तक ले पाते हो, खर्चा तो रेवेन्यू है
बट उसका फायदा अगर लंबे समय तक ले पाते हो 3 to 7 ईयर, तो उस खर्चे को बोलेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या है कि आगे इन फ्यूचर उसका यूज हो सकता है ना। तो जैसे कि बेटा देखिए, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझना। 2022 में मैंने एडवर्टीजमेंट करवाई, और बेटा मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, मैंने एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को लिया बेटा। मैंने बॉलीवुड की एक्ट्रेस से, अपन नाम ले लेते हैं बेटा, हम जूही चावला ले लेते हैं, बड़ी ही बेहतरीन अदाकारा हैं। जूही चावला जी को हमने क्या लिया, एडवर्टीजमेंट करवाया उनसे, और हमने उनको पेमेंट किया 1 लाख रुपए। 2022 में हमने उनको पेमेंट किया 1 लाख रुपए में, ओके। और ये हमने डील की उनसे कि आपका एडवर्टीजमेंट 4 साल तक चलेगा। आपका एडवर्टीजमेंट कितने साल तक चलेगा, 4 साल तक चलेगा बेटा। अब देखिए बेटा, अब मुझे क्या करना चाहिए, 1 लाख रुपया उसी साल खर्चे में डाल देना चाहिए या फिर 4 सालों में खर्चे में डालना चाहिए, आप बताइए बेटा। 1 लाख रुपए एक एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए जिसको हम 4 साल तक यूज करेंगे, तो वो 1 लाख रुपया 4 सालों में बंटना चाहिए या 1 साल में लाख रुपए डाल देना चाहिए? सर नहीं, 4 साल उसका अगर यूज करोगे 4 सालों में उसका खर्चा बंटना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, 1 लाख रुपए को 4 सालों में बांटते हैं। 2022 में 25,000 रुपये डालते हैं, 2023 में 25,000, 24 में 25,000, 25 में 25,000, ऐसे करके हमने 4 साल में डिवाइड कर दिया, 25 25 25। अब ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा है, ये रिवेन्यू है। नेचर क्या है इसका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इसका यूज कितने टाइम तक हो रहा है, 4 साल तक। तो मतलब बेटा ये कौन सा बन गया, ये बन गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसका, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक लेते तो ये कौन सा होता, ये सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। बट अभी इसका बेनिफिट हमने क्या लिया, 3 से 4 साल तक लिया, 5 साल तक लिया, तो ये कौन सा बन गया, डेफर्ड बन गया, ओके। तो अब देखो बेटा क्या करते हैं, 25,000 रुपये हम 2022 के प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे कि हमारा खर्चा हुआ है। अब 1 लाख में से 25,000 तो खर्चे में डाल दिया, 75,000 का क्या करूं सर, इसको आपको कहां दिखाना है, एसेट में। इसको आपको कहां दिखाना है, एसेट में। अगला साल आया, इस 75 में से आउट ऑफ 75,000 वी विल चार्ज 25,000 इन नेक्स्ट ईयर। सो इस 25,000 को दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में खर्चा डाल दिया। अब कितना बच गया, अब बच गया हमारे पास बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक है सॉरी, अब यहां पर बच गया बेटा 50,000। यहां पर कितना बच गया, 50,000। देखो बेटा यहां पर कितना बच गया, 50,000। अब ये 50,000 कहां रिकॉर्ड करेंगे बेटा, एसेट में। एसेट में क्यों करेंगे, अब देखो बेटा एक चीज और समझाने वाला हूं मैं। ये जो 75,000 एसेट में लगाया, क्या ये कोई चीज थी, क्या ये गुड्स थी? कहते नहीं सर ये कोई एसेट नहीं है। फिर भी इसको एसेट में क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा इसका यूज होगा, बस इसका सिर्फ एक बेसिक यूज है। तो बेटा क्या इस एडवर्टीजमेंट को आप मार्केट में सेल कर सकते हो? कहते नहीं सर क्या सेल करें, बिकेगा थोड़ा बेटा, हमारा एडवर्टीजमेंट है, मार्केट में थोड़ा बिकेगा। तो ये कौन सी एसेट होती है बेटा, ये हमने पढ़ा अभी, नॉमिनल एसेट। ये कौन सी एसेट है, इसी को बोलते हैं बेटा नॉमिनल एसेट। देखो बेटा ये एग्जाम्पल आ गया, इसलिए मैंने उस टाइम एग्जाम्पल दिया नहीं था आपको। ये है नॉमिनल एसेट। तो एडवर्टीजमेंट का जो बाकी बचा हुआ पैसा है, जो हमने खर्चे में नहीं डाला इस साल, वो पैसा एसेट में डालते हैं। एसेट में डालते हैं, बट वो एक तरह से कोई एसेट नहीं होती है बेटा, वो तो एक खर्चा है, एसेट थोड़ा ही है, प्रॉपर्टी थोड़ा ही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसेट में लिखना पड़ता है, तो उस एसेट को बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट ईयर 25 और डाल दिया बेटा, आपका कितना बचा 25,000। अब ये कहां शो करेंगे, एसेट में। कहां शो करेंगे, एसेट में, ठीक है। अगले साल फिर जो 25 बच गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डाल देंगे। इस प्रकार से बेटा इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। माल को बनाने के लिए, माल को बेचने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। माल को बनाने के लिए, माल को बेचने के लिए, सर्विस को बनाने के लिए या सर्विस को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत, रेंट, किसी को रेंट पे किया,
कमीशन पे किया, वो हमारा खर्चा है। ओके, अब आता है सर इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल को या सर्विस को बेचने से जो पैसा आता है। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, आईफोन बेचा 50,000 में, ये मेरा क्या है? रेवेन्यू। ये मेरा क्या है? रेवेन्यू। मैंने आईफोन बेचा 50,000 में और मेरा खर्चा कितना था? मेरे को कितने का आया था? मेरे को आया था बेटा 40,000 का। कितना रह गया बेटा? 10,000। ये क्या हुआ? ये सर इनकम है। ये क्या है बेटा? इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माल को बेचने से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू होता है, और माल को बनाने पर जो पैसा आता है, माल को खरीदने पर जो पैसा आता है, खर्चा आता है, वो एक्सपेंस होता है। तो रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस माइनस करें तो इनकम बचती है। जैसे मेरी सेल 50,000 की थी, मेरे को वो मोबाइल 40 का पड़ा था, मेरे को इनकम कितना हुआ? 40,000 रुपये। ठीक है बेटा। अब प्रॉफिट क्या होता है? यही सेम चीज़ प्रॉफिट होती है बेटा, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। कहता है अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल खर्चों से, अगर आपके रेवेन्यू ज़्यादा हैं टोटल खर्चों से, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है बेटा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर आपके जो रेवेन्यू है, जो सेल है, वो ज़्यादा है आपके खर्चों से, सेल आपकी 2 लाख रुपए, एक्सपेंस जो आपके हैं वो आपके 1.5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट कितना आया? 50,000 रुपीज़। क्लियर बेटा? बड़ा ही इजी से सिंपल से टॉपिक है। लास्ट हमारा आता है, अब आता है बेटा गेन। गेन और प्रॉफिट दोनों का मतलब सेम होता है, बट यहाँ अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे बेटा। प्रॉफिट का मतलब है जिस चीज़ का आप काम करते हो। मैं टीचिंग हूँ, टीचिंग से मुझे जो पैसा आता है वो मेरा प्रॉफिट है। टीचिंग से मुझे जो पैसा आता है वो मेरा प्रॉफिट है। टीचिंग के अलावा अगर मुझे कहीं से पैसा आता है, मैंने मोबाइल सेल करता हूँ बेटा, मोबाइल का ऑनलाइन मोबाइल का काम करता हूँ, मोबाइल सेल करता हूँ बेटा, वहाँ से अगर मुझे पैसा आता है वो मेरा क्या होगा? गेन। डिफरेंस समझ आ गया बेटा? जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिन चीज़ का आप काम करते हो, वहाँ से अगर पैसा आ रहा है वो है प्रॉफिट। और अगर उसके अलावा कहीं से पैसा आ रहा है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, मोबाइल का काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ से अगर पैसा आता है उसे गेन बोलते हैं। ओके, सो मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम इवेंट्स ट्रांजैक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो हमारा रेगुलर बिजनेस है। मेरा बिजनेस टीचिंग है बेटा, मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग के अलावा कहीं से भी पैसा आएगा वो मेरा गेन होगा। लॉस क्या होता है? सिंपल सर, अगर आपके खर्चे हैं, अगर आपके खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं किससे? टोटल रेवेन्यू से, टोटल सेल से। खर्चे हो गए लाख रुपए के, सेल हुई 80,000 रुपये की, तो 20,000 रुपये का क्या आया बेटा? लॉस आया। सेल कितने की हुई? 80 की, 80,000 की, खर्चे हो गए 1 लाख रुपी, सो 20,000 विल बी अ लॉस फॉर अस। ओके, सो ये है हमारा बेटा। आशा करते हैं बेटा आपको समझ आ गया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में आपके राजन सर के साथ, हमारे ग्रेट जीनियस ऐप में, क्लासेस में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।